बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा ये बिल्कुल एक यूनिक प्रोग्राम होगा, चूँकि हम देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है उसमें आए दिन जॉइंट पेन, इसी तरह उनके इंक्लेंट जॉइंट की पेन, उनके गोडों में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके जोड़ों में दर्द की वजूहात जो है वो या इसकी अलामतें बढ़ती चली जा रही हैं। पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट जो लोग होते थे उनके नी जॉइंट में पेन निकलता था, और फिर आजकल हम देख रहे हैं कि अगर उनका वेट कम भी है तो भी उनके जॉइंट में पेन है, और तकरीबन अगर 90% अगर लोगों को हम देखा जाए तो वो किसी ना किसी तरह की पेन में वो सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम यूनिक इसलिए होगा क्योंकि आपने ये सुना होगा कि अगर आपको दर्द है, जोड़ों में दर्द है या आपके पट्ठों में खिंचाव है, तो लोग आपको ये कहते हैं कि आपने आर्थोपेडिक सर्जन यानी माहिर अमराज़े हड्डी जोड़ पट्ठा उसको जाके दिखाना है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनके भी ट्रीट करने से वो ठीक नहीं होती, या वो जोड़ जो आपके जोड़ स्वेल कर जाते हैं, आपके जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, या इसके ऊपर गिल्टियाँ बन जाती हैं, या आपके हाथ पाँव की शेव या आपके जोड़ों की शेव चेंज हो जाती है, या आपकी जो फिंगर होती हैं इनके अंदर जो है वो इसका टेढ़ापन आ जाता है। तो ये वो बीमारियां होती हैं जो आपके जो आर्थोपेडिक सर्जन होते हैं या आर्थोपेडिक फिजिशियन होते हैं वो इसको ट्रीट नहीं करते, वो आगे एक स्पेशलिटी में भेजते हैं, तो जिसको हम रेमाटोलॉजी कहते हैं, यानी वो रेमाटॉइड आर्थराइटिस की जो बीमारियाँ होती हैं ये हमारे मुल्क में बहुत कम डॉक्टर पाए जाते हैं। अगर हैं भी तो उनके पास वो इतना बिजी शेड्यूल है कि वहाँ पे पेशेंट को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, और मरीज़ जो है वो इसी बीमारी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में इन सारे टॉपिक पर बात करने के लिए, इन सारे मामलात को हल करने के लिए कि आपके जोड़ अगर टेढ़े हो जाएँ, जोड़ स्वेल होना शुरू हो जाएँ, जोड़ों के अंदर फोड़े फिंसियाँ टाइप बनना शुरू हो जाए, या उनके ऊपर वाला पोर्शन चेंज होना शुरू हो जाए, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, और रेमाटोलॉजिस्ट का कहाँ से रोल शुरू होता है, कब तक चलता है, और फिर जो गैंठिया की बीमारियाँ होती हैं क्या ये काबिले इलाज हैं, या इसकी दवाइयाँ कब तक खानी पड़ती हैं, कब स्टार्ट करनी पड़ती हैं, और इसको इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको कैसे जज किया जाता है, उनको कैसे एग्जामिन किया जाता है, फिर इन तमाम बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए कौन से लैब टेस्ट होते हैं, कौन से एक्सरे होते हैं, कौन सी MRI है, कौन सी कोई जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो क्या होती हैं, इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आसिफ इस्लाम जो कंसल्टेंट रेमाटोलॉजिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। सर चूँकि इंतहाई मसरूफ़ हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से सर के साथ ये टाइम मैनेज किया ताकि पब्लिक को अवेयर किया जा सके और हमें देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट किया जा सके कि वो अपनी बीमारी को समझें, और अपनी बीमारी को समझने के बाद अपनी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा के अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो सर चूँकि हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, सर की एक्सपर्टी का फ़ायदा उठाएंगे, और चूँकि सर एक फेमस रेमाटोलॉजिस्ट हैं और यंगेस्ट रेमाटोलॉजिस्ट हैं, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और हम आगाज़ ये करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि डॉक्टर साहब आसिफ इस्लाम से कंसल्टेंट रेमाटोलॉजिस्ट का सफ़र आपने कैसे तय किया? अच्छा, इसका सबसे पहला है कि जैसे हर बंदा MBBS का होता है, सबको शौक़ होता है। जी सर। उसी तरह मुझे भी था कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टरी की MBBS किया, मेरा है MBBS जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का है। जी सर। उसके बाद मेरा FCPS मेडिसिन जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल की मेरी ट्रेनिंग है, वहीं से मैंने पास आउट किया माशाल्लाह। और उसके बाद जब ज़ाहिर है आप एज अ फिजिशियन, जनरल फिजिशियन और मेडिसिन स्पेशलिस्ट आप काम करते हैं, तब आप मैंने ये देखा कि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो रूमेटोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं, और हमारे मुल्क में बहुत कम रूमेटोलॉजिस्ट, अभी भी बहुत कम है, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कम थे। तो मेरा इंटरेस्ट उस टाइम डेवलप हुआ था कि मैंने पेशेंट वो देखता था, क्योंकि हमें एज अ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमें नहीं पता होता कि हमने उनको कैसे ट्रीट करना है। या बहुत इब्तदाई जो अलामात होती हैं उनको हम देख लेते हैं, उससे आगे की हमें नहीं पता होता। ठीक है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था रूमेटोलॉजी का, और वो मेरी है म्यो हॉस्पिटल की, मैंने वो स्टार्ट की, और अल्लाह का शुक्र है मैं जो है एज अ रूमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो सर ये शुरू से कोई मोटिवेशन थी फादर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, या खुद ही आप मेडिकल में आए?
दोनों चीज़ें थी। अच्छा, दोनों चीज़। फादर की तरफ से भी था और ख़ुद भी ज़ाहिर है, जब वो चीज़ एक माइंड में डाल दी जाए और फिर वो बंदे का खुद भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर आप जिस तरह वो सारी क्लास में और हर एक के साथ रहते हैं, वो सारे जी मेडिकल में जाना है, ये होना है, जीसी में रहे तो वहाँ पे भी सारे प्री मेडिकल में, तो सारे जी मेडिकल में हमने जा रहे हैं, तो बस अपना भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया था बाद में। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं जी। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताया कि आसिफ इस्लाम से कंसल्टेंट रेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ इस्लाम बनने तक का जो सफ़र है उसमें मोटिवेशन क्या थी और फिर डॉक्टर साहब ने किस तरह ये टारगेट अचीव किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपकी फील्ड से मुतल्लिक़ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि ये रेमाटोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा? मैं हमेशा अपने जो है पेशेंट्स हैं, जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको यही बताता हूँ कि रूमेटोलॉजी का बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आम आप देखते हैं कि कार्डिक सर्जरी है और कार्डियोलॉजी होती है, ठीक है। कार्डियोलॉजी में होता है कि पेशेंट की दिल की जो बीमारियाँ हैं उनको दवाइयों के साथ ट्रीट किया जाता है, और जो कार्डिक सर्जन होता है वो उसको ऑपरेट के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए उन चीज़ों को ठीक कर रहा होता है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो मेडिसिन से ठीक ना होने वाली हो। इसी तरह न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, उसमें न्यूरोलॉजी वाले जो हैं वो आपके दिमाग की जो जितनी बीमारियां जिनको मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं, और न्यूरो सर्जन जो है वो न्यूरो सर्जरी जो उसके सर्जरी करता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ऑर्थो वालों का है कि जो जहाँ हड्डी में क्रैक आ गया, कोई हड्डी को उसकी रिपेयर करने वाली चीज़ है, जहाँ सर्जरी आएगी वो ऑर्थोपेडिक है डोमेन है, ठीक है। और जहाँ इसकी मेडिसिन से ट्रीटमेंट है वो हमारी आ जाती है रूमेटोलॉजी में, जिसमें ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो है गैंठिया की बीमारियां जो होती हैं, जिनमें सारे ऑटोइम्यून डिजीज हम उनको कहते हैं, वो ज़्यादा आती हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, जैसे सर बात गैंठिया की हुई है, तो हमारी जितनी भी व्यूअरशिप है या जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव, या इसके अलावा वो लोग जो हमें कभी भी सुनेंगे, तो उनके लिए ये गैंठिया क्या चीज़ है? गैंठिया को हम कैसे, इसको क्लैरिफिकेशन गैंठिया की, या इसको एक्सप्लेन कैसे करें? गैंठिया जो है ये आम जोड़ों की तरह की बीमारी है, लेकिन इसका बाकी से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कुछ इसमें तब्दीलियां आती हैं। सबसे बड़ी जो है आसान से समझने वाली कि इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ठीक है। यानी कि वो उनको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो आपके लिए नॉर्मल है, हेल्दी है, ठीक है। उनको डैमेज करना शुरू कर देती हैं, वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। अब मोस्टली पेशेंट्स का, आपके तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली पेशेंट का सवाल ये होता है कि जी हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन कैसे गई हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जितनी रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है उसमें यही है कि बाज़ का कुछ पेशेंट्स में कुछ वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद उनको गैंठिया की बीमारी आना शुरू हो जाती है, वो एंटीबॉडीज़ ट्रिगर हो जाती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें वो कहते हैं जी हमें बुखार हुआ, मलेरिया हुआ, कोई डेंगू हुआ, उसके बाद उनमें वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। मोस्टली जो अक्सर ख़वातीन आती हैं कि जी बच्चे की पैदाइश हुई है और उसके बाद जो हमें गैंठिया शुरू हो गया, तो जिस्म में कोई ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिसके बाद ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद ये जो है, और इसमें होता क्या है कि वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जोड़ों के अंदर सोज पैदा करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी अलामत है, ठीक है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस का मतलब ये है कि जोड़ों में जोड़ों के अंदर सोज पैदा हो जाना, सोजिश पैदा हो जाना, ठीक है सर। जैसे हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात की, तो ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनको ख़ानदानी गैंठिया चलता आ रहा है, तो क्या जीन्स के अंदर भी इस तरह की कोई अलामतें होती हैं कि अगर किसी के ख़ानदान में गैंठिया है तो आगे भी लाजमी होगा? लाजमी नहीं है, लेकिन जिनके मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के वालिद वालदा में से है तो उसका रिस्क उनके बच्चों में ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जिनके नहीं है उनमें भी अक्सर हमने पेशेंट देखे हैं कि उनके वालिद वालदा बड़े, किसी बुजुर्ग में किसी को भी नहीं है, लेकिन उनमें गैंठिया हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये है कि ना हो तो हो सकता है, लेकिन जिनमें होता है उनमें रिस्क ज़्यादा है। मतलब वो बच्चा जिसके वालदैन में किसी को भी नहीं है, उसके कंपैरेटिवली वो बच्चा जिसके वालिद वालदा में से किसी को है, उनमें उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर, पहले इसमें एक जो मिथ्स है लोगों की, वो ये होती है कि कुछ लोग पहले ये समझते थे कि बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग हैं उन्हीं को जोड़ों का मसला होता है। आजकल तो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में, चूँकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज़ों का हम मुआयना करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल यंग नौजवानों के भी जॉइंट्स में पेन है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या वजह है सर? असल में जो घुटनों के है ना गैंठिया, उसकी बहुत ज़्यादा है किस्में हैं, ठीक है। उसमें एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसका आप जिक्र करें कि मोटापे के साथ जो आ जाता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो जोड़ है उसके ऊपर वेयर एंड टियर, तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उम्र के साथ जोड़ घिसना शुरू कर जाते हैं, वो है एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो जैसे एक बिल्डिंग आपने बनाई, उसके जो दो पोर्शन के लिए बना दी है, चार आपने जो है ना बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं उसके ऊपर, ठीक है, मंजिलें में आपने डाल दी हैं, तो वो कमज़ोर, उसकी बुनियादें कमज़ोर हैं। इसी तरह आप एक बंदे का वजन 70 था पहले, आप उसने 120 कर लिया है तो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जो बाकी उसके होते हैं जैसे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस गैंठिया है ना, इसमें भी जोड़ों में हो सकता है, ठीक है, वो डिफरेंट किस्म का है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डिफरेंट किस्म का है। अब उसमें उसके मोटापे से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मोटापा उसको ज़्यादा ख़राब ज़रूर कर सकता है,
लेकिन वो कम वजन वाले में भी जोड़ ख़राब हो जाएंगे अगर वो दवाई नहीं ले रहा या उसकी अलामत कंट्रोल में नहीं आ रही, उसमें ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज है, इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल 30 से 35 ईयर्स में भी आना शुरू हो गया। हमने अक्सर अपने क्लिनिक पे देखे हैं, खासतौर पे फीमेल्स 30 से 35 साल की उम्र में उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हर टाइम हमने बैठे होना है, गाड़ी पे हमने ट्रैवल करना है, वॉक हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। मौसम हमारे मुल्क का वैसे ही ऐसा हो गया है कि हम चाहते हैं कि बस घर के अंदर महदूद रहें। टीवी के आगे, रिमोट के आगे हम बैठे हैं, मोबाइल हमारे हाथ में है, हर चीज़ हमारी फिंगर टच पे आ गई है। हमारी वॉक सारा कुछ ख़त्म हो गया है। किसी भी हॉस्पिटल में हम देखते हैं, हॉस्पिटल जाएँ, किसी बिल्डिंग में जाएँ, हम लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, हमने एक मंजिल भी ऊपर जाना है, तो हमारी जो हल्की फुल्की कहीं वॉक की चीज़ें बच गई थी, हमने उनको भी ख़त्म कर दिया। और हर कोने में, गली मोहल्ले में आपको फ़ास्ट फूड की एक दुकान मिलेगी, जो कि फ़ास्ट फूड खा के हमारा जो है ना सारा उनका बिजनेस सबसे अच्छा होगा, उनका सबसे अच्छा हो गया। अच्छा सर, दूसरी इसी से रेलिवेंट एक चीज़, हम जैसे लाइफस्टाइल की हमने बात की, अगर आपको कोई रेमेटोलॉजी की रेलिवेंट कोई बीमारी होगी, जॉइंट का कोई भी मसला हो गया, तो क्या ये रिवर्सेबल होता है? रिवर्सिबल इस सेंस में अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो नॉर्मल, उसको मैं बड़ा सादा से एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह शुगर है उसी तरह गैंठी है। आप शुगर की दवाई खा रहे हैं, मेंटेन रखें, आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शुगर, हमारे गैंठिया के मरीज़ हैं, दवाई खाते हैं, वो कहते हैं हमें दर्द है ही नहीं, पता नहीं लग रहा कभी जोड़ों में दर्द होती थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने दवाई छोड़नी है उसके 2 महीने 3 महीने थोड़ा सा टाइम दे जाता है, ये दोबारा जोड़ सूजना शुरू हो गया। अक्सर पेशेंट छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी हम तो ठीक हो गए हैं, वो हमसे पूछे बगैर दवाई बंद कर देते हैं और दोबारा वापस आते हैं जी, दोबारा जोड़ों में जो है ना वो सोज बढ़ना शुरू हो गई है। रिवर्सिबल इस तरह से है कि हाँ, उन दवाइयों की जो है ना हम दवाइयाँ देते हैं, उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि जोड़ों को, जैसे आपने शुरू में बताया था कि जोड़ों को टेढ़ा होने से बचा सकते हैं। ठीक है। जो दवाइयाँ एक्चुअली हम दे रहे हैं वो एक तो उसको सोज पैदा करने से कम कर रही हैं, ठीक है, दूसरा जोड़ों को टेढ़ा होने से बचा रही हैं, जो अल्टीमेटली जोड़ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो सर इसके अंदर फिजियोथेरापी का भी रोल होता है? बिल्कुल रोल है फिजियोथेरापी का। तो जहाँ जोड़ों का मसला आ गया वहाँ फिजियोथेरापी का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। ठीक है। लेकिन वो हम डिपेंड करता है कि हम उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग फिजियोथेरापिस्ट के साथ हम इन टच रहते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि ये हमारा पेशेंट है, इसकी ये मसले मसाइल हैं, ये डायग्नोसिस है, इसके अकॉर्डिंग आपने उसकी फिजियोथेरापी करानी है, और उसमें उसका बड़ा अच्छा रोल है। इनफैक्ट हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें जोड़ ख़राब हुए हैं, उनके चलना मुश्किल है, उसमें इतना हो जाता है कि वो विद स्टिक या किसी चीज़ के साथ वो चल लेते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि अक्सर लोगों को जब हम फिजियो का साथ उनको कहते हैं तो वो कहते हैं सर ये एडिशनल है, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं, मैं किसी मालिशिया से मालिश करवा लूं। उनको लगता है कि शायद वो डॉक्टर साहब ने एक अहमियत तड़का बीच में लगा दिया है। और फिजियोथेरापी वाले प्रॉपर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे मैं बुलाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आप फिजियोथेरापी को एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को ये समझ आए कि फिजियोथेरापी का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, या वो उनका क्या रोल है मेडिकल की फील्ड में। तो इसलिए मैंने साथ ऐड किया क्योंकि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ लोगों के ऊपर असर रखेगा। तो आप ये समझते हैं कि इनका रोल बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपको ना हमारे सोसाइटी में फिजियोथेरापी को उतना वेटेज नहीं दी गई, ठीक है, उनको उतना, जैसे रूमेटोलॉजी पहले नहीं समझ आती थी, अभी तक फिजियो शायद अभी तक भी नहीं समझ आती लोगों को शायद लगता है कि बस मालिश कराने वाला सीन है, ठीक है, कि हम सिर्फ मालिश करवाने जा रहे हैं, ठीक है, या पट्ठा खिंच गया उसके लिए करवा रहे हैं, हालांकि ये जोड़ों के लिए भी है। ऑर्थोपेडिक और रूमेटोलॉजी दो हमारी डोमेन तो ऐसी हैं जो हम बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए हैं फिजियोथेरापी वालों के साथ। हमने फिजियोथेरापी करवानी है पेशेंट की और साथ मेडिसिन चलनी है, दोनों साथ साथ चलेंगी, चीज़ें उतनी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा सर, ये जो हम इसको रेमेटोलॉजी में जब पेशेंट आपके पास रजिस्टर्ड हो जाता है, रिपोर्ट हो जाता है, तो जैसे आपने कहा कि शुगर की तरह इसको भी आपने मेंटेन करना होता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को लेंगे डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, और मेडिसिन भी कंटिन्यू रखेंगे, तो वो अपनी लाइफ में नॉर्मल रहेंगे। अब वो लोग जो हमें देख रहे होंगे या पुराने लोग जिनको रेमेटोलॉजी का इल्म नहीं था, उन्होंने छोटी मोटी जगह पे दवाइयाँ खाई, उनके जोड़ टेढ़े हो गए, या अब उनके हाथ पाँव हम अक्सर बुजुर्गों के देखते हैं उनके बिल्कुल टेढ़े हो चुके होते हैं, तो इनका भी कोई हल है अगर वो दोबारा इस पर ट्रीटमेंट लेना चाहें? अच्छा, इसमें ये होता है कि जिनके जोड़ टेढ़े हो चुके हैं, ठीक है, और उनका ये होता है कि उनको अगर हम दवाई लिखें तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब जोड़ तो हमारे ख़त्म हो गए, तो आप दवाई किस चीज़ की लिख रहे हैं? ठीक है। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गैंठी है ना, ये सिर्फ जोड़ों पे नहीं असर करता, ये सेम ऐसे है जैसे शुगर है। ये आप जिस्म का कोई हिस्सा निकालें, आँखों से लेके दिल, ठीक है, किडनीज़ पे, ठीक है, स्टमक पे, ठीक है, हर जगह इसका रोल है, कार्डिक इसका रोल है। तो हम वो बेसिकली लंग्स, अल्टीमेटली इसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है वो लंग्स सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो सुकड़ जाते हैं इस बीमारी के अंदर। अक्सर मरीज़ हमें रिपोर्ट तब करते हैं कि जी सांस फूला हुआ था, किसी वो फेफड़े वाले टीबी वाले डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि जी आपका तो वो करवाएं, आर्थराइटिस का टेस्ट करवाएं, और उन्होंने जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकल आया,
और उन्होंने कहा अब आप जाके रूमेटोलॉजिस्ट को चेक करें। तो बेसिकली जब हम दवाई दे रहे होते हैं, जोड़ तो हैं ठीक है, उनको मज़ीद ख़राब होने से भी बचा रहे हैं, इससे भी मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, प्लस हम उनकी जो इंटरनल जो है ना, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, जोड़ों के अलावा जो बाकी उस पर अज़ा पे उसका असर आ रहा है ना, हम उसके लिए जो है ना वो दवाइयाँ दे रहे होते हैं। और ये जो जोड़ टेढ़े हो चुके हैं, वो अब रोल आता है फिजियोथेरेपी वालों का। ठीक है। अब उन्होंने उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है, कि वो बंदा जो है या जो मरीज़ है वो अपनी एक्टिविटी, अपना खाना पीना को इतना हो जाए कि वो डिपेंडेंट किसी के ना हो, अपना काम कर सके। ठीक है, यानी ये बेसिकली आप चाहते हैं कि नेचुरल जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचक है जोड़ की, फिजियोथेरेपी का रोल है कि वो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, उसको इतना बेहतर कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है उसको बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर सकते हम। ठीक है। उसको इतना बेहतर कर सकते हैं कि वो अपना रूटीन का काम, मतलब पेशेंट कहते हैं जी हमसे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा, हम मजबूर इतने हो चुके हैं कि हमें खाना खिलाना पड़ता है किसी लोग दूसरे को। हम ये चाहते हैं कि वो इतने हो जाएं फिजियोथेरेपी के साथ और दवाइयाँ बाकी लें कि उनकी खुद से जो है ना वो नवाला तोड़ने वाला काम हो जाए, अपने कपड़े बदल सकें, ठीक है, वॉशरूम जा सकें, क्योंकि 2-3 काम होते हैं जो हम कोशिश करते हैं कि किसी और से ना ही करवाएं। इसमें आपका हाइजीन है और हमारा खाना पीना है। बिल्कुल ऐसे वो हम पेशेंट की कोशिश हमारी ये होती है कि पेशेंट को इस काबिल किया जा सके कि वो इस काबिल हो जाए कि खुद से अपना काम कर सके। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने रेमाटोलॉजी के ऊपर बेसिकली काम किया है और इसी के ऊपर हम सारा प्रोग्राम कर रहे थे, और प्रोग्राम में हमने जो बातें की हैं, तो स्टार्ट में प्रोग्राम के हमने आपको बताया कि बेसिकली रेमाटोलॉजी की जो फील्ड है वो क्या है, और हड्डियों और पट्ठों से मुतल्लिका जितने भी मामलात होते हैं उसको हम किस तरह डायग्नोज करते हैं, और रेमाटोलॉजी का रोल इसमें क्या है, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। तो हमारे पास यहाँ पे सर चूँकि मौजूद हैं, और सर की एक्सपर्टी का फ़ायदा उठाते हुए, उनकी स्पेशलिटी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे हम बात कर रहे थे हड्डियों की स्वेलिंग के बारे में, मोटापे के बारे में, फिर इस तरह रेमाटोलॉजी के रोल के बारे में, तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है लाइफस्टाइल से मुतल्लिका। आजकल लोग कहते हैं कि चाय ज़्यादा पीने से भी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, उसमें एक से बड़ा सादा सा है कि जो चीज़ ज़्यादा करेंगे उसका नुकसान है। ठीक है। तो हर चीज़ जो भी होगी, लेकिन चाय कोई अगर रूटीन में पी रहे हैं ठीक है, लेकिन एक्सेस हम कब कहते हैं चाय की? 2 कप से ज़्यादा कैफ़ीन जो है, ठीक है, वो हर तरह की बीमारी वो बिल्कुल जोड़ों में आती है, उसका ज़रूर आता है। मतलब जैसे गैंठिया है, हमारी जितनी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, कमर का जो गैंठिया, रीढ़ की हड्डी का गैंठिया होता है, उसमें भी इसका रोल है। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेसिव लेंगे, रूटीन में एक आप अपना जो डेली ब्रेकफास्ट में 1 आधा कप ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ इतना नहीं है, लेकिन 2 कप से ज़्यादा एक्सेसिव बिल्कुल उसमें आती है, वो उसके साथ होती है, उसमें नुकसान होता है। बिल्कुल है। अच्छा, जो सर हड्डियाँ, एक तो होता है कि हड्डियों में सोजिश हो जाना जोड़ों के अंदर, एक होता है कि जोड़ जो है ना वो अंदर से घिसना शुरू हो जाते हैं, तो उसका और इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे हम करेंगे? एक होता है जो उम्र के साथ, ठीक है, जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, होते वो दोनों में ही हैं। ठीक वो है, उम्र के साथ भी हो रहे हैं, और जिनमें ये ऑटोइम्यून डिजीज़ या गैंठिया ये चीज़ें आ जाती हैं, उनमें भी जोड़ घिस जाते हैं। ठीक है, उनमें अपनी उम्र से पहले घिसना शुरू हो जाते हैं, और एक वो है जो उम्र के साथ घिस रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो जोड़ उम्र के साथ घिस रहा है वो ज़्यादा क्या कर रहा है, वो जोड़ों में दर्द ला रहा है, ठीक है। जोड़ों में सोजिश तब आएगी जब बहुत ज़्यादा घिसना शुरू हो जाएगा, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, ठीक है, वज़न बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं जी हम गुसल खाने में नहीं बैठ सकते, नीचे अपने वॉशरूम के लिए हम नहीं बैठ सकते, सीढ़ियाँ हम नहीं चढ़ सकते, आना जाना हमारे लिए मुश्किल है जी, मार्केट जाना हो हमने, वो चीज़ें मुश्किल होती हैं, घर का मतलब अपना कोई अगर कहीं दुकान पे जाना है वो मुश्किल है। लेकिन यही अगर जो गैंठी वाले मरीज़ हैं उनमें क्या होता है, जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, पहले सूजेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर उसमें सोजिश बरकरार रहेगी, वो अंदर से जोड़ को ख़राब करना शुरू कर देगी, और उसके साथ जोड़ घिसना शुरू कर देगा। दोनों का एंड रिजल्ट तकरीबन सेम है, लेकिन उनकी वजूहात डिफरेंट है। एक उम्र के साथ हो रहा है, और एक जो है उनके अंदर स्वेलिंग हो रही है, और वो स्वेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपकी एक्सपर्टी का फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि लोगों की ना हील के अंदर पेन होता है, जो वो हील वाले जूते इस्तेमाल लेडीज़ करती हैं उनको भी होता है। कई मेल हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हमारी एडी में दर्द होता है, तो एडी में दर्द की वजूहात क्या होती हैं? एडी में दर्द की 3 से 4 वजूहात हैं, जिनमें एक तो हड्डी का अपना है। बाज़ का कुछ लोगों में हड्डी नीचे से बड़ी होती है, हमें उसको कहते हैं हील्स पर, ठीक है, उसके लिए एज सच करना कुछ नहीं होता। उसमें फिर वही फिजियोथेरेपी, रेस्ट, कंप्रेशन उसका रोल है। उसमें हड्डी थोड़ी सी नीचे से नुकीली सी बढ़ जाती है, ठीक है। हमारे फील्ड में जो सबसे इसका बड़ा है उसको हम कहते हैं, बड़ा कॉमन सा एक बीमारी आती है, उसको हम कहते हैं प्लांटर फिशाइटिस, ठीक है। उसमें क्या होता है जो आपकी एड़ी होती है और नीचे जो पाँव के तलवे होते हैं उनके नीचे एक बिल्कुल छोटा सा टिश्यू पेपर की तरह लाइक एक
छोटी सी झिल्ली होती है, ठीक है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। अब वो किसी भी खासतौर पे शुगर के मरीजों में होती है, ठीक है, या वो लोग जो बहुत चलते हैं, जैसे अक्सर ये होते हैं जो मार्केटिंग करते हैं, सारा दिन का चलना है काम, ठीक है, जिनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये उनके लिए बड़ी उसमें बहुत कॉमन होती है। और इसमें मरीज़ के लिए बहुत अलामात बड़ी सिंपल सी हैं। मरीज़ हमें आके कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो पहला कदम हमारा नीचे रखना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ना सुई के ऊपर रख दिया है, किसी नुकीली चीज़ पे रख दिया है, रखा नहीं जा रहा होता। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं तो हमारी वो एडी जो बेहतर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जब भी रेस्ट करेंगे वो दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें वो क्या होता है, उस झिल्ली के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, या बाज़ औक़ात क्या होता है कि उन पट्ठों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और एक और अलामत में से है जो अक्सर मिस कर जाते हैं, एंकल स्वेलिंग, ठीक है, उसको वो एडी का जो है ना दर्द बना लेते हैं, क्योंकि वो एंकल स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हुई होती है कि उनको सारी चीज़ें ना एक ही जगह मिक्स ही फीलिंग आ रही होती है, ठीक है, ठीक है। वो एक्चुअली होती है एंकल स्वेलिंग है, जो गिट्टे की स्वेलिंग होती है, और उसको पेशेंट कहते हैं कि नहीं जी ये हमारे जो एडी वो हील का ही उसको मिक्स करके वो कर रहे होते हैं, ठीक होता है। अच्छा सर, इसकी अब हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करते हैं। ये तो हमने सारा लोगों को ये बताया कि ये जो बीमारियां होती हैं ये किस तरह होती है, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लड टेस्ट कौन कौन से ज़रूरी होते हैं? उसमें हमारे पास ना दो तरह की होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे पास अगर मरीज़ आया है उसकी अलामात कैसी हैं। कुछ मरीज़ आते हैं जो कि क्लियर कट हमें उसका जोड़ों का मुआयना करने के साथ, उसकी हिस्ट्री लेने के साथ हमें फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि इसको जोड़ों का आर्थराइटिस है, ठीक है। उसमें है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो ये सिंपल कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हम देखते हैं उसका जो है TLC वगैरह जो वाइट सेल्स होते हैं, फिर उसके हम ना इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करवाते हैं, CRP है, ESR है, वो बड़े हुए होते हैं, ठीक है, RA फैक्टर टाइप भी, और उसके बाद हम उसको RA फैक्टर करवाते हैं। मोस्टली पेशेंट आजकल जितने हैं अवेयरनेस आ चुके हैं RA फैक्टर पहले से करवा के आए होते हैं, या हमारे जो जनरल फिजिशियंस हैं उन्होंने करवाया होता है पहले, और जैसे उसमें RA फैक्टर आता है वो उनको रेफर कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आता है जैसे उसमें, ठीक है। उससे आगे एक एडवांस टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं anti-CCP, ठीक है, जो इसका स्पेसिफिक टेस्ट है, जो कि नेगेटिव हो तो उसकी भी वेटेज है, पॉजिटिव है तो उसकी दोनों की वेटेज है, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो क्लियर कट है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हम वो फिर टेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा अगर हमें उसमें भी कहीं शक लग रहा हो तो उसमें फिर हमारे पास एक्सरेज हैं, हाथों का, पाँव का, कहीं का हमें लग रहा हो तो उसमें जो जोड़ों में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं वो हम एक्सरे के जरिए देखते हैं, और उससे आगे फिर हम उसको जो है ना वो देखते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए। आजकल लेटेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड बहुत माइनर सी भी जो चीज़ें होती हैं उनको भी पिक कर लेता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट एक बात हम करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई। अब कुछ लोग वो आते हैं जिन्होंने जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करवाए होते हैं, यानी उनको शोल्डर फ्रोजन हो गया, उसमें इंजेक्ट करवाया, नी जॉइंट का मसला हो गया या हिप जॉइंट का कोई इशू हो गया, तो इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी उनका दर्द सेटल नहीं होता, तो रेमेटोलॉजी उसको कैसे ट्रीट करती है? अच्छा, उसमें जो खास तौर पे बड़ा कॉमन है फ्रोजन शोल्डर जो आपने बताया अभी है, ठीक है, या ज़्यादातर जो इंजेक्शन लग रहे होते हैं वो घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए या फ्रोजन शोल्डर के लिए लग रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अब उसमें 2 से 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फ्रोजन शोल्डर का एक पेशेंट का कॉन्सेप्ट है कि शायद वो इंजेक्शन लगेगा तो बिल्कुल सारा कुछ जो है ना वो 100% सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो होता ही है कि जो कंधे का जोड़ होता है ना उसके साथ जो पट्टे होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल उनमें सोज पड़ी होती है, और वो क्या होता है कि वहाँ पे उसकी जो रोटेशन है, जो उसकी मूवमेंट होती है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हुई होती है, और वो जब मूवमेंट करता है तो वो पेन होती है। अब इंजेक्शन का एक जो मेजर काम है वो उस स्वेलिंग को थोड़ा सा कम करना है, उस सोजिश को थोड़ा सा कम करेगा वो। दूसरा उसका काम है कि उसको दर्द को कम करेगा। अब वो जब दर्द कम होगी तो फिर रोल आ जाएगा फिजियो वालों का, ठीक है। अब उस जोड़ को थोड़ा सा खोलना है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं जी अपना जोड़ खोलें आप इसको, हम उनको एक्सरसाइज समझाते हैं ताकि वो हर तरफ मूव कर सके, वो मूव कर सके। अब वो जब पेन नहीं है, वो तकरीबन जब भी इंजेक्शन लगता है उनको 1 महीना 20-25 दिन तो उनको पेन बहुत अच्छी होता है कि पेन बिल्कुल नहीं हो रही। अब हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि वो जो 20-25 दिन है उनमें आपने अच्छी एक्सरसाइज करके इस जोड़ को खोलना है। अगर वो जोड़ नहीं खुलेगा 1.5-2 महीने बाद उसका इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो वापस वहीं के वहीं खड़े होंगे, और फिर वो जाता है उनके ऑर्थोपेडिक्स के पास, जब उन्होंने ऑर्थोस्कोपी करके उसको इम्प्रूव करना होता है। अच्छा सर, ऑर्थोस्कोपी जैसे आपने कहा, ऑर्थोस्कोपी में बेसिकली क्या चीज़ें देखी जाती हैं? कि जोड़ के अंदर की चीज़ें देखी जाती हैं या स्कैन किया जाता है? उसमें आर्थ्रोस्कोपी के लिए मैं बड़ा सिंपल सा आपको समझाऊंगा अपने नाजरीन को कि जैसे एंडोस्कोपी है ना, सेम वैसे आर्थ्रोस्कोपी है, ठीक है। जैसे एंडोस्कोपी में कहते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड किया था, वो खाने का टेस्ट करवा लिया, उसमें हमें कुछ नज़र नहीं आया लेकिन मैदे की दर्द नहीं जा रही, तो वो कहते हैं कि जी आप एंडोस्कोपी करवाएं, हम अंदर से ना मैदे को देखेंगे। सेम यही है कि जी जोड़ के टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासाउंड करवा लिया हमने, उसका एक्सरे करवा लिया, उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं है, बहुत चीज़ें पता नहीं लग रही, तो क्या करते हैं आर्थ्रोस्कोपी करते हैं। कैमरे वाला होता है वो छोटा सा, जैसे लेप्रोस्कोपी करते हैं उसी तरह का आर्थ्रोस्कोपी, उसके अंदर वो औजार डालते हैं और उसके ज़रिए वो देखते हैं कहाँ कोई जो है ना वो डैमेज है।
अगर तो कहीं हो ज़रूरत पड़े तो आजकल आर्थ्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक होती है, उसमें क्या करते हैं कि वो जो उसकी बायोप्सी ले लेते हैं, जो उसकी झिल्ली होती है जॉइंट की, उसकी छोटी सी बायोप्सी ले लेते हैं, उसका हम टेस्ट करवा लेते हैं और हमें उससे भी पता लग जाता है कि आर्थराइटिस वाला मसला है कि नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी से एक रेलिवेंट सवाल ये है कि फेब्रोमाइल्जिया का आजकल बड़ा लोगों को मसाइल होते हैं। मैंने अपने क्लिनिक के ना टेबल के सामने एक पोस्टर लगाया हुआ जिस पे सारी ये अलामतें हैं कि फेब्रोमाइल्जिया में क्या क्या होता है। तो कुछ पेशेंट जो अनडायग्नोज होते हैं, मैं उनको कहता हूँ इसमें पढ़ें, इसमें आपको क्या है, वो कहता है ये सारा कुछ ही मुझे है। तो फेब्रोमाइल्जिया को रेमेटोलॉजी में कैसे ट्रीट किया जाता है? अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो एक तो उसमें यह है कि वो हमारा उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है। अगर आपको बाकी कोई चीज़ें नहीं मिली, आपने आर्थराइटिस की भी चीज़ें रूल आउट कर ली हैं, और ख़ास तौर पे आर्थराइटिस से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे ये गिलड़ का है, उसमें अक्सर पूरे जिस्म में दर्दें शुरू होती हैं, आपने उसके टेस्ट करवा लिए हैं, आपने एंडोक्राइन के बाकी टेस्ट करवा लिए हैं, शुगर का टेस्ट करवा लिया आपने, ठीक है, आपने बाकी अगर उम्र ज़्यादा है तो आपने उसमें मेलिग्नेंसी, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर की अलामत तो नहीं है, वो निकाल लें। अगर आपको लगा है कि सारा कुछ हमने कर लिया है, ठीक है, पेशेंट की पर्सनैलिटी भी एंग्जाइटी वाली है, वो कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है, ठीक है, नींद ठीक से नहीं आ रही, तो उसका कुछ स्कोर्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे आपने बताया वो बहुत लंबा सा स्कोर रहता है, वो आपने बड़ा अच्छा किया हो कि वो लगाया हुआ है, तो वो पेशेंट को याद, क्योंकि डॉक्टर को भी वो सारा समझाना मुश्किल होता है, तो उसके पिक्चर्स बनी होती हैं, तो वो पेशेंट के लिए बड़ा ईजी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम उनको कहते हैं कि आप इसको, इसमें से कौन कौन सी अलामात हैं आपको, अगर तो पेशेंट कहता है उसमें, तो हम उसको कहते हैं जी फाइब्रोमाइल्जिया। लेकिन बदकिस्मती से आजकल फाइब्रोमाइल्जिया ओवर डायग्नोज होना शुरू हो गया। पहले किसी ज़माने में ये डायग्नोज नहीं होता था, आजकल ये बहुत ओवर डायग्नोज होना शुरू हो गया। जिसने कह दिया जी मेरे यहाँ कहीं दर्द है, उसको कहीं जोड़ में सोज नहीं है, तो हम कहते हैं जी फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, ठीक है, हमने कोई टेस्ट नहीं करवाना, हमने कहना फाइब्रोमाइल्जिया करवा दें, और पेशेंट भी कतराते हैं कि टेस्ट ना ही करवाने पड़े, वो कहते हैं ठीक है दवाई दे दें, तो हम उसको फाइब्रोमाइल्जिया कर देते हैं। अब इसमें फाइब्रोमाइल्जिया में मैं हमेशा अपने जो पेशेंट्स उनको कहता हूँ कि इसमें आपका ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। जो आम बंदा जो है उसको हल्की फुल्की अगर कोई पेन होती है ना तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उन ऐसे पेशेंट्स में ना जो हल्की सी भी पेन है उसको इग्नोर नहीं करते, उसको ट्रिगर उसका होता है, उस बॉडी कहती है ब्रेन को कि जी इसको परसीव करें, और ब्रेन उसके अगेंस्ट सिग्नल्स ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है, और वो छोटी छोटी पेन को जो है ना वो परसीव करते हैं। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ज़रूर मिलेगा कि कहीं वो अक्सर स्टूडेंट्स होंगे तो जी पढ़ाई में कोई मसला चल रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम है, फीमेल्स होंगे तो उनके कोई ना कोई घरेलू मसाइल होंगे, या अगर मेल हैं तो उनका कोई ना कोई जॉब रिलेटेड कोई ऐसा कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी का फैक्टर मिलेगा जो उसको ट्रिगर कर रहा है। और इसकी जो है उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें अक्सर ना मैंने देखा है कि अक्सर जो डॉक्टर साहिबान हमारे हैं वो उसमें ना वो जो दर्द की दवाइयाँ हैं एनसेड जिनको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जबकि उसका ऐसा कोई इतना खास रोल नहीं होता इसमें। अच्छा सर, इससे रेलिवेंट हम ये कहते हैं कि बाज़ लोग तो फाइब्रोमाइल्जिया को तो चलो हम उसमें देखते ही हैं कि एंजाइटी का रोल होता है, स्लीप डिसऑर्डर जो है, अगर नींद प्रॉपर अगर आपकी पूरी नहीं है या हार्मोनल इनबैलेंसिंग है तो इसका भी आपके जॉइंट पेन में, बॉडी पेन में कोई रोल होता है? बिल्कुल है। उसके अंदर जो उसके क्राइटेरिया में उसमें एक स्लीप पैटर्न का भी है कि अगर आपकी स्लीप जो साइकिल है वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, और हमारा आधा लाहौर तो वैसे ही रात तक जागता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही, सुबह 3-4 बजे सोते हैं, ठीक है, और अंदरून शहर चले जाएं तो वो सोते ही सुबह फजर पढ़ के हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली हमने ये सोचा है कि हमने ना दिन में 6 घंटे सोना है, अपनी मर्जी से जब मर्जी सो लें, हालांकि सोने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट। हमने ये सोचा हुआ है कि 6 घंटे सोना है, बस वो 6 घंटे पूरे करने हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर डॉक्टर साहब वो 2-2 घंटे करके हम ना 3 दफ़ा सो गए थे दिन में, तो हमने 6 घंटे पूरे कर लिए थे। हालांकि ये नहीं है, जो भी ये देखें ना कुदरत की तरफ से एक निज़ाम बनाया गया, उसकी कोई ना कोई हिकमत है, ठीक है। और जो हमारा स्लीप साइकिल है जो रात का है, अक्सर हार्मोन्स हमारे जो है उसकी रिलीज, वो सारी चीज़ें, वो नाइट साइकिल, जो नाइट साइकिल आपकी स्लीप है वो उसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। और आजकल जो अलामत हमारे अंदर बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं वो यही हैं, उसकी रीज़न भी है, उसकी रीज़न। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये होता है कि जो बंदा रात में जागता है ना वो खाता ज़रूर है, और जो है ना जो लेट्स होते हैं वो मोस्टली मोटापे का शिकार होते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज़ जंक फूड हल्का फुल्का कुछ ना कुछ है ना करते रहते हैं, वंचिंग, ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं जी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो गया। वेट बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली, और वेट बढ़ना भी फाइब्रोमाइल्जिया में एक उसका पार्ट है, वो भी उसको ट्रिगर कर रहा है, मदर ऑफ डिजीज है ना, डिजीज है वो तो सारा कुछ है, ऐसे ही है। अच्छा सर, कुछ लोगों का हमने देखा कि कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन लोगों को रहती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी लोग कहते हैं कि मेरे नी जॉइंट में पेन शुरू होगी, जब मेरी कब्ज रिलीज होती है तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। तो अब ये समझते हैं कि जैसे नी रिप्लेसमेंट होती है, गोडे चेंज करवा देते हैं लोग, तो चेंज करवाने के बाद भी उनका मसला वहीं पे रहता है, तो उसको भी फिर रेमेटोलॉजी में ट्रीट किया जाता है? हमारी वैसे रूमेटोलॉजी में वो आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जब भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी उसकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑर्थोपेडिक वाले उसको देखेंगे, ठीक है, उससे पहले तक, ठीक है। इंजेक्शन थेरेपी तक रूमेटोलॉजी देख रहा है, मतलब उसकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपने इनिशियली सबसे पहला तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, उनको कहेंगे जी आप नीचे कम बैठें,
ठीक है, नमाज वगैरह कुर्सी पे बैठ के पढ़ लें, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ें, वॉशरूम में कमोड इस्तेमाल करें, डब्ल्यू सीट ना यूज़ करें। उसके साथ अपना वज़न कम करें, जो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि वज़न कम करें, क्योंकि जितना वज़न कम होता जाएगा जोड़ों पे प्रेशर कम होता जाएगा और उनके लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि बहुत ही लो डोज में हम उनको छोटा मोटा पैनाडोल की मेडिसिन दे दी, साथ कैल्शियम, एज के साथ कैल्शियम उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है फीमेल्स में खासतौर पे, विटामिन डी साथ दे देते हैं। और कोशिश हम करते हैं कि उनको वो जो जेल फॉर्म में होते हैं पेन किलर्स, हम उसको कहें कि जी सिर्फ जहाँ घुटने में दर्द है वहाँ लगा लें, उसका मसाज कर लें, साथ फिजियो करवा लें। उससे नहीं होता, फिर हाँ होता है कि उसकी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, उसमें हम कहते हैं कि जी अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा हम आपको जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं, सोज पड़ गई है उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। अगर वो इंजेक्शन से भी बेहतर नहीं होता ना, फिर वो आगे वाली जो चीज़ है वो आती है ऑर्थोपेडिक की, जहाँ रिप्लेसमेंट आ गई या कोई ऑपरेट आ गया, और आफ्टर रिप्लेसमेंट वो बेहतर है ऑर्थो वाले, क्योंकि वो फिर हमारी डोमेन से चीज़ आउट हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो इंजेक्शन लगते हैं जॉइंट्स के अंदर, एक दफ़ा लगा, 2 4 6 महीने गुजर गए, बाज़ मरीजों को तो 15 दिन के बाद वही सिम्टम दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। ये इंजेक्शन कितनी दफ़ा लगाया जा सकता है? अब उसमें आजकल जो इंजेक्शन आ रहे हैं उसमें 2 से 3 किस्म के आते हैं। ठीक है। एक जो इंजेक्शन है जो कि रिकमेंडेड है और जो है वर्ल्ड हेल्थ की तरफ से FDA जो अप्रूव्ड हम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो है स्टीरॉयड इंजेक्शन। ठीक है। उसका रोल फिर भी वो कहते हैं कि है, ऑल्दो उसको भी वो पहली कैटेगरी में नहीं रखते, उसको सेकंड थर्ड लाइन में रखते हैं कि अगर पेशेंट के जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, किसी जोड़ में सोज पड़ गई है, तो आप उसको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दें, उससे सोज भी बेहतर हो जाएगी, दर्द भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। वो चलता है तकरीबन 2 से 2.5 महीने 3 महीने। ये असल में डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट के जोड़ की उसकी नौयत कैसी है बीमारी की। जितना जोड़ ख़राब हुआ हुआ है उतना वो कम टाइम निकालेगा, जितना वो बेहतर है उतना लंबा टाइम। अक्सर हमारे मरीज ऐसे भी हैं जिनको एक दफ़ा स्टीरॉयड लगाया है, ठीक है, वो 5-5 साल भी 3 साल 4 साल वो कहते हैं हमें तो दोबारा अब ज़रूरत ही नहीं, बस दवाइयों के साथ ठीक चल रहा है। ठीक है। तो उसमें वो डिपेंड करता है। एक आजकल अक्सर जो इंजेक्शन हमारे आ गए हैं वो है हाइलुरोनिक एसिड, जो ये मसनूई जेल जिसको हम कहते हैं जी, मसनूई जेल का इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन कर रहे हैं। वो उसके लिए क्या होता है कि वो है थोड़े से कॉस्टली, वो तकरीबन वो अक्सर कंपनी वाले कहते हैं कि जी ये साल निकाल जाएगा, लेकिन 8 से 10 महीने वो निकाल जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि बीमारी जो है ना वो इब्तदाई मराहिल में हो, जोड़ की कंडीशन। हाँ, जैसे आप, मैं उसको बड़ा सीधा सादा से कह देता हूँ कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो पहली, दूसरी या तीसरी कैटेगरी में, ग्रेड 1 2 3 में, 3 चौथे में जब बिल्कुल जोड़ जुड़ गया ना, अब उसके दरमियान में जगह ही नहीं, तो वो जेल कहाँ लगाएंगे भी तो उसका बेनिफिट नहीं, वो क्या होगा, वो पेशेंट के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, प्लस ये है कि उतना जितना उसका वो वहाँ पैसे लगा रहा है, उसको कहें कि उसमें वो अपना जो है ना वो रिप्लेसमेंट क्या सोचे। लेकिन अक्सर पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के अलावा जो मर्जी बात करनी आप कर लें, वो नहीं, ऑपरेशन नहीं हमने कराना, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, वो अक्सर कई कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमने इस उम्र ऐसी वो करा के करना है। ठीक है, तो उसमें वो अक्सर पेशेंट जो बिल्कुल ही रिलेक्टेंट होते हैं, उनमें फिर हम कहते हैं कि आप स्टीरॉयड या जेल उनके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो हम उनको कहते हैं, और वो भी उनकी कंसेंट के साथ कि जी मरीज़ चाहता है कि हम ये इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। जी सर, हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट हैं। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने हमारा ये पूरा प्रोग्राम देखा है या वो सुनेंगे कभी भी, वो आपको कैसे मिलें, आपसे कैसे कांटेक्ट करें और आपसे अपना ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं, वो पब्लिक मैसेज कोई देना चाहे तो। अच्छा, मैं उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन ब्रांच में एज ए रूमेटोलॉजिस्ट क्लिनिक करता हूँ, शाम 4 से 6 बजे मंडे टू सैटरडे, और उसमें आप किसी भी टाइम वहाँ पे आके मुझे चेक करवा सकते हैं। कोई भी आपका जॉइंट रिलेटेड, जोड़ों के खासतौर पे ये गैंठिए के मुतालिक आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी चीज़ आपने चेक करवानी हो, तो आप मुझे वहाँ पे मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली इसका एंड हो रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कैसे? मैं सिर्फ 2 से 4 बातें जो हैं वो आपके तवज्जो से नाज़रीन से करना चाहूँगा। एक तो सिर्फ 3 से 4 अलामात मैं उनको बताऊँगा, क्योंकि अक्सर मरीजों को ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने कब जो है ना वो रूमेटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है। उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो जोड़ों में दर्दें तो अक्सर बीमारी के साथ चलती रहती हैं, थकावट के साथ भी हैं, विटामिन डी कम हो जाएगा उसमें भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सुबह उठते हैं और आपको मुट्ठी बंद करने में, सीधा खड़ा होने में, झुकने में घंटा 2 घंटे लगते हैं, और आपको लगता है आप मुट्ठी बंद नहीं कर सकते, ख़ासतौर पे हाथों के जो छोटे जोड़ हैं, कलाइयाँ, इनमें आपको सोज महसूस होती है या इनकी हरकत करने में आपको मुश्किल होती है। ख़वातीन जो कहती हैं सुबह उठ के आटा नहीं गूंदा जाता, ठीक है, कोई चीज़ जो कपड़े निचोड़ने हैं वो मुश्किल हो जाती है, और ख़ासतौर पे अगर सर्दियों में चीज़ें बढ़ जाएँ तो उसके लिए आपने ज़रूर रूमेटोलॉजिस्ट को रब्ता करना है। ठीक है, और इसी तरह आपने जो है हमारे डॉक्टर साहिबान हैं जो जनरल फिजिशियन हैं, उनको मैं बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि बराए करम जो हमारे ख़वातीन हैं जो 45 साल से कम होती हैं, प्री मीनोपॉज होती हैं, उनमें काइंडली यूरिक एसिड ना करवाया करें, क्योंकि ख़वातीन में गाउट नहीं होता अनटिल अनलेस कि उनके जोड़ सूज ना जाएँ। तो अक्सर हमारे पास ख़वातीन आती हैं वो यूरिक एसिड करवा के, जी डॉक्टर साहब ये यूरिक एसिड जो है ना ये बस 5 आ गया है, तो 6 होता है, तो ये थोड़ा सा तो ऊपर आया हो तो इसकी दवाई दे दें।
जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि सर की बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी, लेकिन चूंकि स्टूडियो में टाइम लिमिटेशंस होती हैं और बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही थी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सर से दोबारा किसी वक्त टाइम लेंगे, जो बाकी चीज़ें मिस हुई हैं उसको हम दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सर को मैंने बहुत ज़्यादा बोलने का मौका दिया और कोशिश की कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले जितने भी सवालात हैं उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा सके। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई सोच, नई थ्योरी, नए सवाल जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।